बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. आज हम यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 24 ओपन कर लें एंड साथ कॉपी एंड पेंसिल जरूर रखिएगा ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो जो मुझे लिखवाना पड़े तो आप उसको साथ साथ नोट कर लें। यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं जिनको आपने अपनी बुक पे ही मार्क कर लेने हैं। अब हम सबसे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज 1.2 इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज? गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताता चलूं, जब भी आपके पास डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन है 1.2, तो आपने दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है। एक साइड पे बेस क्वांटिटीज की हेडिंग दे देनी है एंड सेकंड साइड पे क्या करना है? डिराइव्ड क्वांटिटीज की हेडिंग दे देनी है और आपने इसका आंसर स्टार्ट कर देना है। अब इसका आंसर जो है आप अपनी बुक पे भी मार्क कर सकते हैं। पेज नंबर अब अपनी बुक का 5 ओपन कर लें। जैसा कि वहां पे मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दिए हुए हैं इसके आंसर, क्वेश्चन भी वहां पे पहले ही बनवा दिया था आपको, लेकिन दोबारा फिर भी आप देख लें। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ये बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन है, साथ ही आपने इसकी 3 एग्जांपल्स देनी है ईच। बेस क्वांटिटी की भी उसकी एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास बेस क्वांटिटीज टोटल 7 होती हैं। 7 में से जोन सी भी बेस क्वांटिटीज आपको याद रहती हैं आप वो एग्जांपल में लिख दें। जैसे मुझे पसंद है लेंथ, मास, टाइम, मैं ये तीनों एग्जांपल्स लिख दूंगा। इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल में आप स्पीड, फोर्स, वॉल्यूम लिख सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 24 पे, आप जरूर उसके आगे ब्रैकेट में पेज नंबर 5 लिख लें ताकि आपको याद रहे इस क्वेश्चन का आंसर हमारी बुक के किस नंबर पे है। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स 1.3। अब आप अपनी पेंसिल हाथ में रखिएगा ताकि मैं आपको बता दूं कि किस चीज को आपने अंडरलाइन करना है। वो कह रहा है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग्स।
कुछ उसने क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखे हुए हैं। उसने कहा है इसमें से आप पिक करें कौन सा हमारा बेस यूनिट है। तो जूल हमारा बेस यूनिट नहीं है, न्यूटन हमारा बेस यूनिट नहीं है, जबकि किलोग्राम जो है वो हमारा बेस यूनिट है। हर्ट्ज भी हमारा बेस यूनिट नहीं है, मोल हमारा बेस यूनिट है, इसको भी आप मार्क कर लें। आफ्टर दैट एम्पेयर आ जाता है, एम्पेयर भी हमारा क्या है, बेस यूनिट है। मीटर हमारा बेस यूनिट है एंड केल्विन हमारा बेस यूनिट है। कूलम हमारा बेस यूनिट नहीं है एंड वॉट भी हमारा बेस यूनिट नहीं है। उम्मीद है मुझे आपने इसका आंसर अच्छे तरीके से मार्क कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसने क्या कहा है, आपको 4 क्वांटिटीज गिवन कर दी हैं। नंबर 1 है स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क। उसने कहा है ये 4 आपके पास क्या है, आपकी क्वांटिटीज हैं। इनमें से आपने बताना है किसमें कौन सा बेस क्वांटिटीज, याद रखिएगा बेस क्वांटिटीज ने पूछा है, कौन सी बेस क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है वो हमने इसमें बतानी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ए जो हमारा पार्ट है इसको मिटा देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें से फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन किया है हमें, स्पीड। अब आपको पता होना चाहिए स्पीड को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव करे तो मैं कहूंगा इस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। अगर मैंने इस डिस्टेंस को मेजर करना हो तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो इसने लेंथ कवर की है उसको मेजर कर लूंगा। लेट अस कंसीडर इसने 5 सेंटीमीटर लेंथ कवर की है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका जो इसमें जो क्वांटिटी यूज हुई है वो क्या है, लेंथ यूज हुई है। अब टाइम आपको पता है, टाइम जो है आपके पास सिंपल स्ट्रेट पता लग रहा है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो इसमें जो क्वांटिटीज यूज हुई है, नंबर फर्स्ट इज लेंथ एंड सेकेंड हमारे पास जो क्वांटिटी यूज हुई है इट्स अ टाइम। अब पार्ट बी को देख लेते हैं। पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट बी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में कौन सी क्वांटिटी यूज हुई है वो हमने बताना है। लेट अस कंसीडर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम, ये हमारे पास एक डायग्राम है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हाइट से। अब आप मुझे खुद बताएं, हम कंसीडर कर लेते हैं ये यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है और ये इसकी क्या है, ये इसकी लेंथ है। तो हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास किस में होती है, मीटर में होती है। तो मैं लिख देता हूं, इस लेंथ को मल्टीप्लाई जब भी हम विड्थ से फिर इसके बाद हाइट से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। अब लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो सिंपल मैं अगर यहां पे लिख दो हमारा इस केस में कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही है, सिंपल मैं कह सकता हूं यहां पे हमारी लेंथ यूज हो रही है, हमारी लेंथ एज अ बेस क्वांटिटी यहां पे यूज हो रही है। अब इसको देखें, इस पॉइंट में आपको उम्मीद है मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए अब मैंने जैसे बताया लेंथ विड्थ भी क्या होती है, लेंथ में मेजर करते हैं इसको भी, हाइट को भी किसमें करते हैं, हाइट का भी यूनिट जो होता है, सिंपल एक इसको और आसान वे में मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, विड्थ का क्या यूनिट होता है, मीटर।
हाइट का क्लियर होता है मीटर। इसका मतलब क्या है, तीनों की तीनों एज अ लेंथ ही हम कंसीडर करेंगे। तो मैं कह सकता हूं इसमें जो बेस क्वांटिटी यूज हुई है वो फर्स्ट लेंथ हुई है, दोबारा लेंथ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन दोबारा हमने लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल 3 बार हमने लेंथ को इसमें यूज किया है एज आ बेस क्वांटिटी। लेकिन हम लिखेंगे इसको जस्ट वन टाइम के इसमें कौन सी बेस क्वांटिटी यूज हो रही है, इसमें सिंपल लेंथ यूज हो रही है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी फोर्स है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए अभी आपने बुक का बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है, हो सकता है स्पीड का फॉर्मूला आप ना जानते हो, इसको आपको अभी समझना आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे बुक को जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं जिस तरह न्यू यूनिट्स आएंगे उसमें इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह तब और बेहतर हो जाएगा। अब हमारा जो सी ऑप्शन है, सी में हम फोर्स की बात कर रहे हैं। अब फोर्स के फॉर्मूले का आपको नहीं पता, लेकिन आपको वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन मैंने जैसे बताया आगे मूव करते जाएंगे आपको और एक्सप्लेन होता जाएगा। F इज इक्वल टू ma इसका फॉर्मूला होता है। अभी m क्या है, यहां आपको लिए मैं दोबारा पूरा वर्ड लिख देता हूं। m मेरा क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब मास मेरे पास क्या है, खुद एक बेस क्वांटिटी है, तो मैं सिंपल m लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी, यहां इस तरह नहीं, इस तरह लिखना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरे पास जो क्वांटिटी आई, फर्स्ट मास आ गया, देन मल्टीप्लाई बाय 1/t, टाइम अलग कर लिया, एंड चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी, मैंने डेल्टा v लिख लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है, उसको किस तरीके से लिखते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय 1/टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितनी क्वांटिटी इसमें यूज हुई है, फर्स्ट मास हुआ मल्टीप्लाई 1/टाइम हुआ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जैसे भी मैं यहां पे फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिस्टेंस ओवर टाइम मेरे पास यहां पे यूज हो गया। इसका मतलब क्या है, फोर्स में मेरे पास कितनी क्वांटिटीज यूज हुई, सबसे पहले मास आ जाएगा इस तरीके से, सेकंड पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम बेशक 2 दफा है लेकिन आपने इसको 1 टाइम ही लिखना है, एंड देन डिस्टेंस को हम लेंथ एज ए लेंथ कंसीडर करते हैं। जाहिर सी बात है ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान का अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो मुझे इनकी लेंथ, इस यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ ऑब्जेक्ट ने कवर की है उसको मेजर करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो है 1.4 की जो लास्ट उन्होंने जो चीज पूछी हुई है वो है वर्क। अब आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इंटू डी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे लास्ट हमारा जो इसका ऑप्शन है वो है डी, वो वर्क है। अब वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, F.S होता है डिस्टेंस, W इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मास मल्टीप्लाई बाय 1/t मल्टीप्लाई बाय d/t। और अब d को s जो है मेरे क्या कहा था, मेरा डिस्टेंस ही कंसीडर होगा, डिस्टेंस। तो वर्क इज इक्वल टू मेरे पास m मल्टीप्लाई बाय 1/t मल्टीप्लाई बाय d/t मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इसमें कितनी क्वांटिटीज यूज हुई है, सिमिलर वर्क में मेरी जो क्वांटिटीज यूज हुई है, फर्स्ट मास है, देन टाइम है, एंड लास्ट में क्या है, डिस्टेंस है। ये 3 इसमें भी क्वांटिटीज यूज हुई हैं। उम्मीद है मुझे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड।
आप अपनी एज को एस्टिमेट करेंगे अब किसमें, सेकंड्स में। अब कुछ स्टूडेंट्स की एज हो सकता है 14 हो, कुछ स्टूडेंट की हो सकती है और एज जो है वो 15 हो, कुछ स्टूडेंट्स की एज जो है वो 13 भी कंसीडर होती है। लेकिन मैं यहां पे जो है वो एज यूजुअली स्टूडेंट्स की जो होती है वो 14 होती है, इसलिए मैं यहां पे एज इन 14 के हिसाब से कर दूंगा। बाकी आप उसको चेंज करेंगे तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए जी करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 1.5, हमने इसमें यह करना है, एस्टिमेट करनी है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड। सेकेंड में हमने क्या करनी है, एस्टिमेट करनी है एज किसी भी स्टूडेंट की। मैं कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर, लेट अस सपोज द एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 14 इयर्स। अब मैंने जो एज कंसीडर की है वो 14 इयर्स में है, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 14 इयर्स एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखें आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। यू नो दैट 365 डेज होते हैं हमारे पास 1 ईयर में। तो 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 365 डे। ये मेरे पास जो एज आ गई वो किस में आ गई, डेज में आ गई। ठीक है जी, मेरे पास किस में आ गई ये एज, डेज में आ गई। इसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए 1 डे में हमारे पास 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 25 आवर्स होते हैं। तो सिंपल एज इट इज 14 को मल्टीप्लाई बाय 365 एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। मेरे पास आंसर आ गया एज का किसमें, आवर्स में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1 आवर में कितने सेकंड्स होते, कितने मिनट्स होते हैं, सॉरी 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। यू नो दैट 60 सेकंड्स होते हैं। तो 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 365 से, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड में मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आप इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने लगा हूं कि 14 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 411 504 000। तो मैं इसका आंसर एज इट इज लिख देता हूं। क्या आंसर आ रहा है, 441 504 000। ये सेकंड में आपकी एज का आंसर आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज जो है 15 है, आपका आंसर 15 में आ जाए, सिंपल जहां पे मैंने 14 लिखा है आप 14 की प्लेस पे 15 यहां तक ऐड कर दें, और जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इन सेकंड्स किस में आ जाएगा, 15 इयर्स की एज के मुताबिक। अगर किसी स्टूडेंट की एज 13 है तो यहां पे 14 की जगह इजीली वो क्या करेगा, 13 प्लेस कर देगा। आपने ये पॉइंट्स को जरूर याद रखना है। मैं तो आपको कंसीडर करूंगा जब आप बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप वहां पे लिखें तो एज इट इज ये 1 ईयर के डेज भी जरूर लिखेगा। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो पेपर चेक करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल एसआई यूनिट
हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक का पेज नंबर, अब अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 5 अगेन ओपन कर लें। पेज नंबर 5 पे जो आपको सेकंड पैराग्राफ है, जैसा कि इसका आंसर मैं पहले भी मार्क करवा चुका हूं, विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके ये पूरा पैराग्राफ, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज SI, यहां तक इसका आंसर आप मार्क कर लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, आप अगेन अपनी बुक के क्वेश्चन जहां पे ये लिखा हुआ है उसके आगे पेज नंबर 5 लिख लें ताकि आपको याद रहे ये क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हमने इस यूनिट में वो तब करवाएंगे आपको जब आप स्कूल में आएंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो जब आप स्कूल में आएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर भी तब आपको बता दिए जाएंगे। इसी तरीके से 1.8 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी क्वेश्चन आपको तभी करवाया जाएगा जब आप स्कूल आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.9, 1.10, 1.11 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है 1.13, ये सब के सब क्वेश्चंस आपको तब सॉल्व करवाए जाएंगे जब आप स्कूल में आएंगे। इसकी वजह मैंने आपको बता दी थी, क्यों? ताकि ये एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म करवाए जाएंगे तब ऑटोमेटिकली इन सब के आंसर्स आपको एक्सप्लेन डिटेल में इंशाल्लाह अज़ीज कर दिए जाएंगे। अब आप जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया है विच इज 1.2, व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। इसका आंसर क्या है? आप अपनी समरी का लास्ट पॉइंट देखिएगा। आप समरी जो है पेज नंबर 23 पे प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट इसका आंसर है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप इसके साथ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 20 ओपन कर लें। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन हिज और हर measured values are 2. The left digit 1 is accurately non-digit, whereas the digit 8 is the doubtful digit for which student may not be sure. आप इसको with an example भी लिख सकते हैं। बेशक आप वर्डिंग ना लिखें, सिंपल अपनी वर्डिंग में इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एज अ डेफिनेशन आपने जरूर एक्यूरेट याद करनी है। ये आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं। देखते हैं सबसे 1 जो हमारी प्रॉब्लम है वो कौन सी है। देखिए नंबर 1.1 हमारी प्रॉब्लम है वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को कंसीडर करते हुए हमने अपनी जो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने गिवन किए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट आपको नजर आ रहा है 5000 ग्राम, हम इसमें प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से मेरी बातें सुननी है। जब भी हम पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे हम हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब पहला जो पॉइंट है इसका हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब भी हमारा डिजिट
एंड होता है, इसके एंड पे पॉइंट प्रेजेंट होता है। इट्स अ मैथमेटिकल रूल, और रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आपको याद हो, हमारा प्रीफिक्सेस पॉजिटिव पावर में जो 10 रेज की पावर 3 वाला है वो कौन सा है, 1 किलो। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को 1 2 3 बार मूव कर लूंगा, आंसर आ जाएगा 5.0 इंटू 10 रेज की पावर 3 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, 10 रेज की पावर 3 की जगह इजीली किलो ऐड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 kg। अब देखिए, पॉइंट आप लिखें या ना लिखें, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो डिजिट के एंड में प्रेजेंट होता है। इट्स मीन मैं यहां पे पॉइंट लिखूं 5 kg में या ना लिखूं, इससे हमें कोई अफेक्ट नहीं होता। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप जो है उसको देख लेते हैं, वो क्या है। देखें, ये डिजिट के एंड में क्या है, अगेन मेरे पास पॉइंट प्रेजेंट है। अब मैं इसको कितनी दफा मूव करवा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 टाइम मूव करवाऊंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.0 इंटू 10 रेज की पावर 6 वॉट। आप अगर प्रीफिक्सेस का टॉपिक रिमाइंड करें तो मेरे पास 1 मेगा किसके इक्वल होता था, 1 मेगा विच इज इक्वल टू 10 रेज की पावर 6। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 मेगावाट। मैंने क्या किया, सिंपल 10 रेज की पावर 6 को रिप्लेस कर दिया किससे, मेगा से। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बुक पे भी एक दफा देख ले, 52 इंटू 10 रेज की पावर -10 किलोग्राम। अब देखिए, अगर आप अपना प्रीफिक्सेस का टॉपिक रिमाइंड करें तो आपको इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे अंदाज से याद आ जाएगा कि प्रीफिक्सेस हम जस्ट 1 टाइम ही किसी भी वर्ड के साथ लगा सकते हैं। लेकिन जब बुक में आपने देखा, वो लिखा हुआ 52 इंटू 10 रेज की पावर -10 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट किलो को भी एंड करना पड़ेगा, देन एक न्यू प्रीफिक्सेस बनेगा जिसको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। देखें, इस तरीके से 52 एज इट इज लिख लिया, इंटू 10 रेज की पावर -10 भी एज इट इज लिख लिया। अब किलो की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, मैं यहां लिख दूंगा 10 रेज की पावर 3 ग्राम एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 52 को एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, देखिए जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 माइनस 10 ग्राम आ जाएगा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 52 इंटू 10 रेज की पावर -7 ग्राम आ जाएगा। अगर आप अपना प्रीफिक्सेस का टॉपिक याद करें, वहां पे हमारे पास तो ऐसा प्रीफिक्सेस है ही नहीं कोई जिसकी वैल्यू 10 रेज की पावर -7 हो। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पे 10 रेज की पावर 6 बनानी पड़ेगी। कि आपको याद हो 1 म्यू जिसे माइक्रो कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 रेज की पावर -6। तो आपको पता है जैसे ये डिजिट एंड हुआ, यहां पे क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं 1 टाइम अगर आगे मूव करवाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10 रेज की पावर 1 इंटू 10 रेज की पावर -7 ग्राम। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10 1 -7 ग्राम। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10 रेज की पावर -6 ग्राम। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 5.2 न्यू ग्राम। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रीफिक्सेस की तरफ चलते हैं। आपके सामने यहां पे कोई ऐसा प्रीफिक्सेस नहीं है पहले ऐड हुआ हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रीफिक्सेस बनाएंगे। लेकिन आप दोबारा अगर अपना टॉपिक रिमाइंड करें तो आपको याद होगा कि 10 रेज की पावर -8 वाला कोई प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है ही नहीं हमारे टॉपिक में। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रीफिक्सेस बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपको याद हो, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इसको 225 इंटू 10 रेज की पावर -8 सेकेंड।
जो डिजिट जहां पे एंड हो रहा है वहां पे क्या है, मेरा पॉइंट प्रेजेंट है। इस पॉइंट को 1 2 टाइम मैंने आगे मूव करा है, तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज की पावर 2 इंटू 10 रेज की पावर -8 सेकेंड। जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, तो 2.25 इंटू 10 रेज की पावर 2 -8 सेकेंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज की पावर -6 सेकेंड। अभी आपको मैंने यहां पे बताया 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10 रेज की पावर 6 के इक्वल, तो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं 2.25 इंटू 10 रेज की पावर -6 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू लिख सकता हूं सेकेंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पिको रिलेटेड टू ईच अदर। ये तीनों प्रीफिक्सेस एक दूसरे से रिलेट किस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं कुछ बातें बताता चलूं। 1 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज की पावर -3। नैनो की क्या वैल्यू होती है, 10 रेज की पावर -9। पिको की क्या वैल्यू होती है, 10 रेज की पावर -12। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में रिलेट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने वैल्यूज आपको बता दी है, बेशक आप इस तरह लिख लें। 1 माइक्रो की क्या वैल्यू होती है, 10 रेज की पावर -3। सेकेंड 1 नैनो की क्या वैल्यू होती है, 10 रेज की पावर -9। 1 पिको की क्या वैल्यू होती है, 1 पिको की वैल्यू होती है 10 रेज की पावर -12। अब हम सबसे पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो 1 नैनो की क्या वैल्यू है आपके सामने, 1 नैनो की वैल्यू होती है 10 रेज की पावर -9। अब मैं इस 10 रेज की पावर -9 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा ताकि मेरा यहां पे माइक्रो बन जाए। आपके सामने 1 माइक्रो की क्या वैल्यू है, 10 रेज की पावर -3। तो मैं इजीली क्या करूंगा, 10 रेज की पावर -6 मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 रेज की पावर -3 से। तो मेरे पास 10 रेज की पावर -6 और 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, आपके सामने है। उसको हम यहां पे क्या लिख लेंगे, यहां पे माइक्रो एज इट इज लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट थोड़ा सा समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशन क्या है। यहां पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो क्या है, मैं अगेन बता दूं। माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज की पावर -6 होती है, तो 10 रेज की पावर -9 आ गया, तो 10 रेज की पावर -3 इंटू 10 रेज की पावर क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो 10 रेज की पावर -3 आ जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे म्यू आ जाएगा, या सिंपल आप इस तरीके से माइक्रो भी पूरा लिख सकते हैं। इस तरीके से सेकंड रिलेशन हम फाइंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन, अब हम माइक्रो एंड नैनो का रिलेशन आपस में फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे 1 नैनो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 रेज की पावर, नैनो का हम पहले कर चुके हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, पिको आ जाएगा। अब पिको की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, 1 पिको किसके इक्वल होता है, 10 रेज की पावर -12 के इक्वल होता है। तो यहां पे 10 रेज की पावर -12। अब देखिए माइक्रो के दरमियान में, हम माइक्रो एंड पिको के दरमियान में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 रेज की पावर -6 इंटू 10 रेज की पावर -6 की फॉर्म में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, 10 रेज की पावर -6 एज इट इज आ जाएगा। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10 रेज की पावर -6 के, तो यहां पे इजिली माइक्रो लिख दूंगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट रिलेशन फाइंड कर लेते हैं।
यहां पे इजीली फाइंड कर लेते हैं। लास्ट रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो हो गया, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पिको हो गया। लास्ट रिलेशन क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पिको। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है आपने वो लिख लेनी है। 1 पिको किसके इक्वल होता है? 1 पिको 10 रेज की पावर -12 के इक्वल होता है। 1 पिको एज इट इज आ जाएगा। 10 रेज की पावर -12 को कैसे ब्रेक करेंगे? एक दफा 10 रेज की पावर -3 हो जाएगी इंटू 10 रेज की पावर -9 हो जाएगी। 1 पिको एज इट इज क्या 10 रेज की पावर -3 एज इट इज आ जाएगी। अब 1 नैनो किसके इक्वल होता है? 10 रेज की पावर -9 किसके इक्वल होता है? नैनो के इक्वल। ये इन तीनों के दरमियान में रिलेशन थे जिसकी आपको वैल्यूज मैंने फाइंड करके इजीली बता दी है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ आ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? 1.3। अब 1.3 में क्या वो पूछ रहा है? वो पूछ रहा है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। वो क्या कह रहा है? आपका जो 1.3 क्वेश्चन है, 1.3 क्वेश्चन में कह रहा है आपका योर ग्रोथ रेट। अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। चलिए गिवन डेटा लिखने की वैसे यहां पे जरूरत नहीं है, आप बेशक ना लिखें इसको। सिंपल क्या कह रहा है? ग्रोथ रेट हियर, ग्रोथ रेट जो है वो हमारा क्या है? 1 मिलीमीटर पर डे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर का क्या मतलब होता है कि डे को हम नीचे लिखेंगे। क्या? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे। अब आपने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात याद रखनी है। इसमें हमने आंसर जो फाइंड करना है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है। अब हम जितना भी काम करेंगे वो किसमें आंसर फाइंड आउट करने में करेंगे? नैनोमीटर पर सेकेंड आंसर फाइंड करने में करेंगे। देखें, अब आपको पता है 1 मिली किसके इक्वल होता है? 1 मिली 10 रेज की पावर -3 के इक्वल होता है। तो यहां पे इंटू 10 रेज की पावर -3 आ जाएगा 7 मीटर एज इट इज। और डे, आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहां में 24 लिख दिया, आवर्स लिख दिए। अगर अब आपको पता है 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 60 से करवा दूंगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो डेज आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? सेकंड्स में। मेरे पास पूरे डे में कितने मिनट्स होते हैं जी? वो किस में आ जाएंगे? सेकंड्स में आ जाएंगे। अब आप खुद देखें, हमारे क्वेश्चन में एक चीज थी सेकंड। हमने सेकंड आंसर फाइंड कर लिया। सेकंड क्या था? माइक्रो, मिलीमीटर, सॉरी मीटर था। मीटर में भी हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब सिर्फ नैनो बनाना है, उसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें। आप भी अपने कैलकुलेटर को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है देखें, आपने सबसे पहले 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, देन अगेन 60 से। आपके पास आंसर आता है 86400। क्या आंसर आता है? इसको एज इट इज 1 इंटू 10 रेज की पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय 86400 सेकेंड। मेरे पास आंसर आ गया। अब 1 इंटू 10 रेज की पावर -3 एज इट इज मीटर। और आपको पता है जब हमारा डिजिट एंड होता है उसके एंड में क्या होता है? पॉइंट प्रेजेंट होता है। यहां पे पॉइंट प्रेजेंट है। इसको 1 2 3 4 टाइम मैंने जब आगे मूव करवाया 8
0.64 इंटू 10 रेज की पावर क्या आ जाएगी, 4 सेकेंड आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते जाते हैं। अब 1 इंटू 10 रेज की पावर -3 ओवर 8.64 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -4 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये +4 था, जब मैं इसको ऊपर लेके गया तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब 1 इंटू जो बेसिस सेम होती है, पावर्स है जो होती है 10 रेज की पावर -3 -4 ओवर 8.64, तो मेरे पास 10 रेज की पावर क्या आ गई, इंटू 10 4 5 6 7 -7 ओवर 8.64 आ गया। अब आप क्या करें, सिंपल 1 को डिवाइड कर दें किससे, 8.64 से, और अपना आंसर देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। मैं भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आप भी अपना कैलकुलेटर पे इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताएं। देखिए क्या आंसर आ जाता है। 1 को जब मैंने डिवाइड किया 8.64 से, मेरे पास आंसर आया था 0.1154। मेरे पास आंसर आ गया 0.1154 इंटू 10 रेज की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये सब काम हमने क्यों किया, ये सब काम इसलिए हमने किया ताकि हम किसका आंसर फाइंड कर लें, यहां पे नैनो बना लें। अब आपको पता है 1 नैनो की क्या वैल्यू होती है, 1 नैनो की वैल्यू होती है 10 रेज की पावर -9। मेरे पास 10 रेज की पावर -7 है, तो इस डिजिट को, इस जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं 2 टाइम आगे मूव करवाऊं 1 और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 11.54 इंटू 10 रेज की पावर -2 इंटू 10 रेज की पावर -7 मीटर पर सेकेंड। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, तो मैं पावर्स को ऐड कर लूंगा 11.54 इंटू 10 रेज की पावर -2 -7 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 11.54 इंटू 10 रेज की पावर 789 -9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इजीली 10 रेज की पावर -9 की प्लेस पे क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा नैनो को, 11.54 नैनोमीटर पर सेकेंड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। अब आप अपनी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो क्या है 1.4, जिसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है 1.4, वो क्या कह रहा है, रीराइट करें द फॉलोइंग्स in the standard फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला जो है हमारा पार्ट, वो क्या है 1168 इंटू 10 रेज की पावर -27। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको इन शॉर्ट लिखने के लिए हमें कहा जा रहा है। अब देखते हैं इसको। नंबर फर्स्ट, आपको पता है हमारे डिजिट के लास्ट पे क्या होता है, पॉइंट होता है। इसको 1 2 3 बार जब मैंने आगे मूव करवाया 1.168 इसका आंसर आ जाएगा। इनटू 10 रेज के बाद पॉइंट कितने मूव हुआ, 1 2 3 दफा, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा +3 इंटू 10 रेज की पावर क्या आ जाएगा -27। यू नो दैट वेरी वेल, जब हमारी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो मैं पावर्स को ऐड कर लूंगा 1.168 इंटू 10 रेज की पावर 3 -27। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.168 इंटू 10 रेज की पावर -24।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट जो है पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमने क्या करना है, पार्ट बी है हमारा 32 into 10 रेज की पावर 5। आपको पता है जब हमारा डिजिट एंड होता है, इसके एंड में क्या होता है, पॉइंट। इस पॉइंट को जस्ट वन टाइम मैंने आगे मूव करवाया, आंसर क्या आ गया 3.2 into 10 रेज की पावर 1 into 10 रेज की पावर 5। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती हैं। तो 3.2 एज इट इज इनटू 10 रेज की पावर 1 प्लस 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज की पावर 6। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम पार्ट सी देखते हैं। हमारा पार्ट सी क्या है, पार्ट सी में वो कह रहा है आपका जो डिजिट है वो है 725 इंटू 10 रेज की पावर -5 kg। आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो पॉइंट जब यहां पे प्रेजेंट होगा ये 1 2 टाइम आगे मूव करेगा, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 7.25 इंटू 10 रेज की पावर 2 इंटू 10 रेज की पावर -5 किलोग्राम। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। 7.25 इंटू 10 रेज की पावर 2 -5 kg। जब इनको प्लस माइनस आएगा और हमेशा साइन आपका बड़े डिजिट का आता है, ये याद रखना है आपने। आंसर आ जाएगा 7.25 इंटू 10 रेज की पावर -3 kg। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो हम अब इजीली लिखने लगे हैं। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको पता है k की वैल्यू क्या होती है 10 रेज की पावर +3। तो इजीली आप इसको लिख लें। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं कर देता हूं। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ग्राम आ जाएगा। 7.25 इंटू 10 रेज की पावर +3 -3 ग्राम। 7.25 इंटू 10 रेज की पावर 0, क्योंकि आपस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। जब भी 10 रेज की पावर 0 होगी तो उस 10 रेज की पावर 0 को, ये बात आपने याद रखनी है, 10 रेज की पावर 0 की पावर को किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 7.25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एग्जैक्ट सिमिलर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो इस क्वेश्चन का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन का जो है टॉपिक है वो ये है D1 0.02 इंटू 10 रेज की पावर -8। सॉरी, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं अगेन। 0.02 इंटू 10 रेज की पावर -8। अब ये पॉइंट को मुझे 1 और 2 टाइम आगे मूव करवाना है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज की पावर -2 इंटू 10 रेज की पावर -8। जब बेसिस सेम हो पावर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 रेज की पावर -10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश की। आप इसको एक दफा देख लें, नोट कर लें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ उसमें मुश्किल नहीं है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो 1.5 क्वेश्चन है। उसमें क्या कहा जा रहा है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोबारा वही बात है, 1.5 क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग मतलब नीचे जो प्रोवाइड की हुई है, नीचे जो ए बी सी की फॉर्म में आपके पास क्वांटिटीज है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इनको हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्वांटिटीज को इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक
साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने जो नीचे प्रोवाइड उन्हें हमें की हुई है ए बी सी डी की फॉर्म में वैल्यूज, इनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, सबसे पहले ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। 6400 किलोग्राम, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। यू मस्ट नो दैट जब हमारा डिजिट एंड होता है उसके लास्ट में क्या है, हमेशा पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट है, इसको 1 2 3 बार मैंने जाके मूव करवाया तो आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बी है उसका क्या आंसर है, देखिए वो क्या कह रहा है, 380000 किलोमीटर को आप साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें। यू मस्ट नो दैट पॉइंट यहां प्रेजेंट है। ये 1 2 3 4 5 टाइम मूव करवाएंगे, 3.8 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, 7 किलोमीटर। कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5 टाइम मूव करवाया। अच्छा, हमेशा मैं पॉइंट यहां पे क्यों लेके जाता हूं, ये चीज मैंने अपने लास्ट लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन के लेक्चर में बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन की है। काइंडली आप वो लेक्चर देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वो है 3000000 देन 000 मीटर पर सेकेंड। अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, बहुत सिंपल है। आपको पता है जब हमारा डिजिट एंड होता है वहां पे पॉइंट प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मूव करवाया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जरा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है। वो कह रहा है सेकेंड्स इन अ डे, आप हमें फाइंड करके बताएं कितने होते हैं। यू मस्ट नो दैट हमारे पास 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब इन 24 आवर्स में अगर 1 आवर देखा जाए, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट होते हैं। तो 24 को मल्टीप्लाई करवा दिया 60 से। जब मैं 60 से इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आप इसकी बजाय लिख दें सेकेंड्स इन अ डे हम फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 24 को जब मैंने मल्टीप्लाई 60 कर दिए, मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, इजीली सेकेंड में आ जाएगा। जब अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 86400। इसको एक दफा हम फिर भी कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसको अभी कैलकुलेटर पे करके देखें, क्या 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 86400 इसका आंसर आ जाता है। ये मेरे पास आंसर आ गया सेकंड में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इट्स आंसर इज इन होल नंबर। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जैसे हर डिजिट के एंड में क्या होता है, पॉइंट प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट को मूव कराएंगे 1 2 3 4 टाइम, जब मैंने मूव करवाया आंसर आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 था। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लें। 26 पेज में एक क्वेश्चन है 1.6 1.7। ये दोनों क्वेश्चंस आपको जब आप स्कूल आएंगे तब इंशाअल्लाह अज़ीज डिटेल में सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन नंबर 1.8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने बताना है इसके आंसर में कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किन
हमारे पास क्वांटिटीज के पास है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। अगर आपने साइंटिफिक फिगर वाला टॉपिक डिटेल में स्टडी किया होगा तो। अब 1.8 क्वेश्चन है। 1.8 क्वेश्चन की फर्स्ट जो फिगर है वो है 3.0066m। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आप खुद गिने। 1 2 3 4 5 मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी आ गई। इसमें टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास टोटल आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन B1 इज 0.00309 kg। अब देखें, आपने ये बात याद रखनी है, पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले जो हमारे पास ये नंबर है, ये दो जीरोस हैं, ये यूज किए जाते हैं किस लिए, ये जस्ट स्पेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इस केस में मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इस केस में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास कितनी होगी, टोटल 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी है वो क्या है, 5.05 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आपको खुद नजर आ रहा है कितनी है, सिंपल 3। तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसकी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट है वो क्या है, 301.0s। इसके अंदर आपके सामने है 3 ये है 14 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास कितनी आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था इन चारों क्वांटिटीज में से बताएं किसके पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक बी वाला हो जाएगा एंड सेकंड इज सी। इन दोनों फिगर्स के पास और इन दोनों क्वांटिटीज के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल इनके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज 1.9 विच आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। के कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो हमने आपको क्वांटिटीज प्रोवाइड कर दी है, उसमें आप हमें टोटल बताएं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.9। अब एक नंबर लिख रहा हूं, आप खुद भी इसमें बता सकते हैं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 मीटर। नंबर ए, इसमें मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से हम बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज 0.00450 kg। इसमें आप मुझे खुद बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें टोटल 1 2 3 है, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट जीरोस हैं ये जस्ट स्पेसिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आपके सामने। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास में कितनी है, टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 है। अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं, जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 2001। सेकेंड, इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, और हमारे पास टोटल आ जाएंगी बेटा 4। ये आपकी क्वेश्चन 1.9 था। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज 1.10। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1.10। इसको अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, 1.10
10 क्वेश्चन में का चॉकलेट वेपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड. कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब कंसीडर कर ले, ये हमारे पास क्या है, एक चॉकलेट है. इसकी लेंथ जो है उन्होंने हमें बता दी है, वो कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर. ये वाइड कितना है वो भी हमें बता दिया गया है, वो कितना है, 5.4 सेंटीमीटर. सिंपल पूछा गया है इसका एरिया फाइंड करके बता दें. और जब एरिया आ जाए तो आपने इसका आंसर क्या देना है, रीजनेबल. इसका आंसर रीजनेबल पॉइंट्स की फॉर्म में देना है, मतलब रीजनेबल नंबर्स में देना है. अब रीजनेबल नंबर्स में किस तरीके से हम आंसर देंगे वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा. अब इसमें जो हमारे पास गिवन डेटा है, वो गिवन डेटा में क्या क्या चीजें प्रोवाइड है आपके सामने है. लेंथ जिसको आप L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6.7 सेंटीमीटर है. इसमें वेड्थ है, वेड्थ W कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर है. टू फाइंड, आपने बच्चों फाइंड क्या करना है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ए फाइंड करना है. सिंपल. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यू नो दैट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सिंपल. इसकी वैल्यूज पुट करें, क्या आ जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5.4 सेंटीमीटर. सिंपल. आप इसका आंसर बता दें, मेरे पास क्या आएगा, आप अपने कैलकुलेटर पे करें, मैं अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर रहा हूं. आंसर मेरे पास क्या आ गया, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4. तो मेरे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 36.18. इसका आंसर क्या आ रहा है, 36.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर. क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए मैंने कहा था रीजनेबल नंबर में आंसर निकाले, तो आपने याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास जो रीजनेबल आंसर होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, वो 2 फिगर्स में मेरे पास इसका आंसर आता है. तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था. स्टूडेंट्स आज हमारा जो है वो एक्सरसाइज जो है वो एंड हो गई है. थैंक यू.